रहीम। बेटा आज हमने चूंकि किंगडम प्रोटिस्टा को कल स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड अबाउट लाइक प्रोटिस्टा आर ऑफ 3 टाइप्स, दी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा विच आर आल्सो कॉल्ड एज algae and the others one are the animal like protista which are called protozoans and then there are the fungi like protista जिनको हम slime molds या oomacotes कहेंगे, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम उनमें से जो पहली कैटेगरी है प्लांट लाइक नहीं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की बात करेंगे एंड दे आर कॉल्ड एज प्रोटोजोआ। याद रखिएगा सारे के सारे प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते हैं, दे आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगली बात भी याद रखिएगा कि दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक, दे डू नॉट हैव द मैकेनिज्म फॉर प्रेपरेशन ऑफ देयर ओन फूड। ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, ये दूसरों से खुराक लेते हैं। अब इसके बाद इसके मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे जिनमें से कुछ ग्रुप्स हम आज पढ़ेंगे, कुछ कल के लेक्चर में आएंगे। जो हम आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दी अमेबाए, देन दी ज़ूफ्लैजिलेट्स एंड सीलिएट्स। ठीक है, तो ये अब हमने जो बातें पढ़नी है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेटा सबसे पहले आपको पता है कि ये किंगडम प्रोटिस्टा है तो ये यूकैरियोटिक सेल होगा, इसके लिए आपको इसके ऊपर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं, आपको अंडरस्टूड है, सही है। फिर अगली बात सेलुलैरिटी की आती है या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की आती है, सही है। सेलुलर, हम हर ग्रुप की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ये यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल है। मल्टी सेलुलर तो वो हो ही नहीं सकता। कॉलोनियल में ये होता है कि कॉलोनी जो है वो बनाते हैं, होते वो यूनिसेलुलर ही हैं और वो कॉलोनी बनाते हैं। फिर हमने देखना है कि ये जो सेल्स हैं इनके जो अपने ग्रुप्स हैं, हमें पता है कि ये हेटेरोट्रॉफ है, पर ये कौन से वाले हेटेरोट्रॉफ हैं, ये अपनी खुराक कहाँ से लेंगे? तो हम कहेंगे जनाब इनकी न्यूट्रिशन किस तरह से होती है सर। फिर हम बताएंगे इनकी मूवमेंट किस तरह से होती है, ये किस तरह चलते फिरते हैं, क्योंकि हम इस प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोआ की बड़ी कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर जो छोटी कैटेगरीज आएंगी वो उनके अंदर अलग अलग मैकेनिज्म होगा मूवमेंट का। फिर हम बात करेंगे कि सर इनके अंदर वाटर बैलेंस वगैरह या वेस्ट मटेरियल्स को निकालने के लिए क्या मैकेनिज्म है, सही है। और इसके बाद लाइक इनके अंदर जो ये सारे यूनिसेलुलर हैं तो इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होगा ना, जो मैसेजेस की ट्रांसपोर्ट होगी, सिग्नलिंग होगी, वो केमिकल होगी, वो नर्वस नहीं होगी। इसलिए इसके बारे में कोई इतना पढ़ने की हमें जरूरत नहीं, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा बातें जिस ग्रुप के बारे में जोन सी आएंगी वो हम पढ़ेंगे। तो हम बेटा बात करते हैं, राइट, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप एंड विच आर कॉल्ड एज अमेबाए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात कर लें तो आपके यहाँ पे अभी मुझे याद आ गई बात, सर जी शेप कैसी है सही है। ये पॉइंट्स असल में ये की मैं इसलिए साइड पे बनाई है छोटी सी कि हमें कोई चीज़ भूले ना और कोई चीज़ इसमें ऐड भी होती जाए की में, तो हमें आइडिया हो। अगर हम की याद कर लें तो हम ग्रुप के नाम देखेंगे और की को जहन में रखते हुए हमें सारी चीज़ें समझ आ जाए, सही है जी। तो अगर हम बात करें ऑल दी अमेबाई दे आर यूनिसेलुलर, अगेन हम चूंकि इसकी बात करी है, सही है। तो अमेबा क्या है जनाब, एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरा इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, दे डू नॉट हैव नो स्पेसिफिक शेप, सही है जी। उसके अलावा अगर आप न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन को ये एक ही तरीके से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी। फिर की के अंदर आ गया मूवमेंट, तो ये सूडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं, अभी बताता हूँ सूडोपोडिया क्या है। फिर बताता हूँ एक्सक्रीशन, तो इनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, सही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये जो इनका फूड का तरीका है इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल पढ़नी चाहिए और हम पढ़ेंगे भी। तो अगर हम बात, अच्छा अगर एक और बात भी अगर आप इधर याद रखें तो की के अंदर एक और बात ऐड हो सकती है, सर ये रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। यानी देखें ना, आप एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत सारी बातें, तो बेटा ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन से, किससे, बाइनरी फिशन से। तो अमेबा की जनरल कैरेक्टर में स्ट्रक्चर अगर आपके सामने बनाऊं आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं,
सही है। एंड दे डू हैव मैनी फूड वैक्यूल्स। कैसे? अच्छा अगली बात, पहले खाना कैसे खाता है। अब फर्ज किया भाई इस अमेबा ने इस चीज को खाना है, ये खाते किस चीज को है? ये दूसरे प्रोटिस्टा को या बैक्टीरिया को। वहां कोई मछलियां नहीं पकी हुई इनके लिए, सही है। तो ये क्या करते हैं, यानी दूसरे बैक्टीरिया, फर्ज किया ये एक बैक्टीरियम है या ये एक दूसरा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्ट है, उसको इसने खाना है। वो जब इसकी बॉडी के करीब आता है तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और वो इसमें आ जाता है और फिर ये बाहर से आपस में ऐसे ज्वाइन कर लेती है और वो एक फूड वैक्यूल की शक्ल में वो चीज़ जो है वो अंदर आ जाती है। वो ऐसे जनाब, ऐसे, ये क्या हो गया? फूड वैक्यूल। ये फूड थी और ये बॉडी के अंदर आ गई मेम्ब्रेन। इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। हम कहते हैं टेकिंग इन द सॉलिड सब्सटेंसेस लाइक दिस। सही है जी। तो वो फूड वैक्यूल, अब अंदर इसके बाकी सारे प्रोसेसेस होंगे, इस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा और फिर उस डाइजेस्टेड पार्ट्स को इसके मुख्तलिफ उनको दे दिया जाएगा। समझ रहे ना आप बात को? तो आपको लग गया पता कि जनाब अली ये जो अमेबा है, मतलब इसके अंदर ये चूंकि यूकैरियोटिक सेल है, इसमें बाकी सारे के सारे ये माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे ऑर्गेनल्स, फिर इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो हम इस तरह बना देते होते हैं कि जनाब असल में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? छोटे छोटे वैक्यूल, उनमें पानी भरता है, वो आपस में जुड़ते जाते हैं, एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं, वो मेम्ब्रेन के साथ इस तरह फ्यूज करता है और जोर लगाता है, सारा पानी बाहर फेंक देता है। समझ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल करता है। समझ गए बात को बेटा? इन छोटे छोटे वैक्यूल जुड़ते गए पानी एक बड़ा वैक्यूल बना और वो बड़ा वैक्यूल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ और उसने जोर लगाया और सारी की सारा पानी जो है वो बाहर सेल से बाहर चला गया। होता यह है कि ये जो अच्छा एक मजे की बात याद रखिएगा, अमेबा रहते कहाँ हैं? अगर आप यहाँ पे भी इसको भी कहते हैं कि जनाब ये हैबिटेट इनकी क्या है, समझ रहे हैं ना बात को? है हैबिटेट। तो ये पानी में रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मरीन इन्वायरमेंट यानी समंदर में भी हो सकते हैं। अगर आप गौर करें तो फ्रेश वाटर में हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है कि हाइपरटोनिक? हाइपो, क्योंकि उसमें पानी सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा कम होती है। तो अमेबा के अंदर पानी आएगा कि अमेबा से पानी बाहर जाएगा? नहीं, अमेबा के अंदर पानी आएगा। क्यों? अमेबा के अंदर सॉल्ट्स हैं और पानी बाहर वाले पानी में सोल्यूट की मिकदार कम है, बाहर हाइपोटोनिक है, अंदर हाइपरटोनिक है। पानी वाटर विल गो इनटू द सेल। अमेबा के बर्स्ट करने के चांस हैं क्योंकि इसके गिर्द कौन सा कोई सेल वॉल है? भाई देखो, नहीं समझ आई? ओ भाई, अगर मैं हूँ, मेरी एक सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप मेरे अंदर नमक डाल के मुझे पानी के अंदर फेंक देते हैं, पानी मेरी बॉडी के अंदर आएगा तो मैं फटेंगे ना? भाई हाजी साहब समझ आ गई? अब बात यह है कि ये चूंकि यानी इन द फ्रेश वाटर द आउटर इन्वायरमेंट इज हाइपोटोनिक। बेटा यहाँ पे पानी क्या है? यहाँ पे सॉल्ट्स कम है। ये अगर समंदर के अंदर नहीं, दरिया के अंदर है, अगर फ्रेश वाटर पानी में है तो यहाँ सॉल्ट्स अंदर ज्यादा है, बाहर सॉल्ट्स कम है। तो बाहर से वाटर विल मूव इनटू द सेल एंड व्हेन द वाटर मूव्स इनटू द सेल वो अमेबा बड़ा मोटा होता जाएगा और फिर वो फट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उस एक्स्ट्रा पानी को जमा कर करके बाहर फेंकते रहते हैं। वो अमेबा जो फ्रेश वाटर में नहीं, समंदर यानी नमकीन पानी में होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होते भाई। उनके अंदर पानी आएगा ही नहीं, बाहर ही नमक वाला पानी है। नहीं समझ आई? हाँ, उनके अंदर बाहर ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उनको अंदर तो बॉडी के अंदर पानी आएगा ही नहीं। भैया आप मुझ में नमक डाल दे हैं, तो समंदर में भी नमक डला हुआ है, तो फिर कैसे पानी अंदर आ जाएगा ज्यादा? फिर तो बाहर भी उसी तरह का माहौल है तकरीबन और अंदर भी उसी तरह का माहौल है, तो देयर विल बी नो डिफरेंस। मौलवी साहब समझ आ गई? आपको यकीनन नहीं है, झूठ बोलते हो? अच्छा, तो अब ये आपको लग गया पता कि सर ये यूनिसेलुलर है, नोज इनकी कोई शेप नहीं होती, अपनी शेप बदलते रहते हैं, फिर सर एंडोसाइटोसिस इस तरह से करते हैं, सूडो। अब ये अगला पॉइंट हम बात करते हैं, सर ये मूवमेंट किस तरह करते हैं? तो दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए कोई खास स्ट्रक्चर इनमें नहीं होते, पर ये क्या करते हैं, इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या है? साइटोप्लाज्मिक
प्रोजेक्शन, जिनको हम सूडो, PSEU, सूडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, फुट, सूडोपोडिया, पोडियम का मतलब होता है फुट, तो सूडोपोडियम एक प्रोजेक्शन, यानी फर्क किया, यहाँ से इसका साइटोप्लाज्म आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और अब ये पूरी बॉडी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझ गए? यानी अगर आप गौर करें तो आप एक गुब्बारा लें हैं और उस गुब्बारे की मतलब गोल ना हो, कोई और हो, मतलब है उसमें आप पानी डाल दें और उस गुब्बारे को आराम से इधर धकेल दें, तो थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन इधर जाएगा तो गुब्बारा उधर, उधर जाएंगे उधर, समझ रहे ना? ये है सूडोपोडिया। कहीं से भी इसकी बॉडी की प्रोजेक्शन निकल सकती है एक तरफ को, वो कैसे निकलती वो एक अलग मैकेनिज्म है, उसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है। लेकिन जहां से प्रोजेक्शन निकलती है पूरी की पूरी बॉडी का साइटोप्लाज्म उस तरफ को जाना, यानी समझे यहां से मेरे एक गुब्बारा सा निकल आए और पूरी की पूरी बॉडी का साइटोप्लाज्म उधर जा और मैं यहां से खाली हो जाऊं और मैं सारा उधर चला जाऊं। समझ रहे? यानी अगर मैं एक लिक्विड हूं, है ना जी, तो ये हमें लग गया पता कि सर सूडोपोडिया क्या है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात मैंने आपको बता दी। बाइनरी फिशन अमेबा में कैसे होती है बेटा, आपने 10वीं क्लास में बड़ी अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बात आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। अब ये जो इनकी फूड के बारे में मैंने कहा था, एंडोसाइटोसिस, बेटा ये 2 तरह से चीज़ों को एंडोसाइटोस करते हैं, या तो ये बैक्टीरिया वगैरह को खाते हैं और दूसरे प्रोटिस्टा को खाते हैं, या फिर ये डेड जो फालतू खराब चीज़ें होती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसको हम डेट्रीटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्रीटस। ये उसको या तो फिर खाते हैं, ये खाते कैसे हैं? ऐसे ही एंडोसाइटोसिस से ही, ठीक है। लेकिन ये इसको भी खा सकते हैं और ये प्रीडेटर यानी दूसरों को शिकार करके भी खाते हैं। अब ये वाली बात भी हमारी समझ में आ गई। फिर एक मजे की बात और है, कुछ अमेबा के गिर्द एक शेल भी होता है, सारे अमेबा नहीं पर कुछ अमेबा के गिर्द एक बकायदा शेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पर अपने गिर्द कवर किया होता है, और वो सिलिकॉन का बना भी हो सकता है, कैल्शियम का बना भी हो सकता है। सारे अमेबा नहीं पर कुछ अमेबा, जिन अमेबा के गिर्द होता है उन्हें हम टेस्टेटिड कहते हैं कि उनके गिर्द शेल है, और जिनमें नहीं होता उन्हें नेकेड कहते हैं कि उनके गिर्द शेल नहीं है। समझ गए जी मौलवी साहब? तो ये वाली बात भी हमें समझ आ गई। तो भाई साहब यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। हाँ, एक अमेबा एक्स्ट्रा, एक ऐसी बात आपकी वो किताब में एक जरा साइड पे एक छोटे से डब्बे के अंदर लिखी हुई है बेटा, इनका साइज याद रखिएगा। इधर देखें तो यहाँ पे एक दैट इज दी पिलोमेक्सा पेलेस्ट्रिस, ये बेटा एक अमेबा है, ये इसको हम जॉइंट अमेबा भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन आप ये सोचें कि ये इतना बड़ा है कि तकरीबन ये 5000 माइक्रोमीटर का है, और ये हमें हमारी आंख से नजर आ भी सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है। ये इससे बड़े भी होते हैं, एक ऐसा मैंने देखा वो 2 लाख माइक्रोमीटर का था है, और वो सबसे बड़े होते हैं, पर इसको हम जायंट अमेबा कहते हैं। इसको पढ़ाना क्यों मकसद है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई। ये कहा जाता है कि ये सबसे प्रिमिटिव तरह अमेबा है, यानी ये सबसे पुराने यूकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स नहीं, प्रोकैरियोट तो सबसे पुराने आर्चियोबैक्टीरिया है ना, ये सबसे पुराने यूकैरियोट्स हैं जो अभी प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हो रहे थे। क्यों? इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, बाकी कोई ऑर्गेनल नहीं है, बताओ, समझ गए? यानी आमतौर पे यूकैरियोटिक सेल में बाकी सारे ऑर्गेनल होते हैं ना, लाइक फूड वैक्यूल, लाइक लाइसोसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब मेम्ब्रेन बाउंड सारे, पर इनके अंदर दे हैव द मल्टीपल न्यूक्लियाई बट दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑर्गेनल। समझ गए जी? तो ये इसके बारे में इसलिए इसको बताना थोड़ा सा मकसद होता है कि भाई ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। तो अमेबाई के बारे में बेटा कोई सवाल है? दूसरा आ गया जी फ्लैजिलेट्स, यानी हम कहेंगे जू फ्लैजिलेट्स, यानी ये एक ग्रुप है जनाब आली ऑर्गेनिजम्स का जिनके अंदर मूवमेंट का स्ट्रक्चर कौन होगा? फ्लैजिला। अभी अंडरस्टूड। अब वो वाली बात आप इधर से मुझे बताते जाएं, ऑब्वियसली ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूकैरियोट्स हैं, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा याद रखिएगा, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं,
कॉलोनियल या फिर यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट, यानी आज़ाद भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें, सेम मैकेनिज्म है, ये भी उसी तरह, या तो डेड। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, इनकी न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़े से पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं भाई। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर भी खा सकते हैं, खाते हैं, ये सिम्बायोटिक भी होते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, इंटरेस्टिंग लग जाएगी कि वाह जी वाह। तो मैं बल्कि दे ही देता हूं कि जनाब ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, सॉरी ये जो ज़ूफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइक देखें आप, ये इंजेक्शन भी करते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफ है। आपको पता है हेटेरोट्रॉफ भी दो तरह के होते हैं, इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव। तो ये यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये इंजेस्टिव भी है, ये एब्जॉर्प्टिव भी है तो यूनिसेलुलर। तो इंजेस्ट कहां से करेंगे सर, वही मैकेनिज्म, वो एंडोसाइटोसिस वाला, सही है। और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। वो इनका एक ग्रुप है क्वानोफ्लैजिलेट्स, उनके अंदर होता है। फिर भाई साहब ये एब्जॉर्प्टिव भी है और ये सिम्बायोटिक भी है, ये भी बताता हूं क्या है। और ये बेटा पैरासाइट्स भी हैं, ये भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। एक पैरासाइट है एंटमेबा हिस्टोलिटिका, ये हमारे अंदर इंसानों में बाकायदा एक बड़ी सवियर डायसेंट्री कहते हैं, ऐसा डायरिया जिसमें साथ ब्लड भी हो, तो ये वो काज करता है, बड़ी फेटल कहीं बच्चों में हो जाए तो वो मर भी सकते हैं, सही है जी। तो वो आपको मैं बताना भूल गया। अच्छा, तो एब्जॉर्प्टिव, सिम्बायोटिक, मैं सबके एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि इनके खाने के मुतल्लिक आपको सारी गल पता लग जाए। इंजेस्टिव में ये दूसरों को खाएंगे, ये तो अंडरस्टूड है वैसे तरीके से। एब्जॉर्प्टिव में ये जो डेट्रिटस है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसके ऊपर एंजाइम फेंकते हैं, वो एंजाइम हजम होते हैं और ये फिर उसको जज़ब कर लेते हैं हजमशुदा खुराक को, यानी न्यूट्रिएंट्स को। तो ये भी अंडरस्टूड है। सिम्बायोटिक, इसकी एक एग्जांपल आप ये देखें, ट्राइकोनिम्फा, क्या है ये? एक ऐसा प्रोटोजोन है जो टर्माइट नहीं होती, ये दीमक, इसके गट में रहे। यार मेरे सर में दर्द हो रहा है अभी अचानक से। तो वो ट्राइकोनिम्फा कहाँ होता है, यानी जो वो नहीं होती गट उसकी दीमक की, उसके अंदर आता है, क्योंकि दीमक खाती है लकड़ी पर, वो उसको हजम नहीं कर सकती, और ये वो पैरासाइट है जो उसको हजम करके देता है और बदले में इसको खुराक मिलती है। हाँ जी, तो ये हो गया सिम्बायोसिस, यानी मिलजुल के रहना, सही है। सिम्बायोसिस में एक टाइप पैरासाइटिज्म भी होती है, ये पैरासाइट्स भी होते हैं। और अगर मैं आपको पैरासाइट्स, अच्छा याद रखें, इनकी पैरासाइट्स की मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन उनके टाइम पे, सही है। ये दूसरों इंसानों, इवन हमारे आरबीसीज को भी इन्फेक्ट करते हैं, हमारे ब्लड में भी होते हैं, जिनको हम ब्लड पैरासाइट्स, ट्रिप्नोसोमास वगैरह होते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एनिमल्स के अंदर भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो पर वो उनके टाइम के ऊपर आके हम अगली बात, अगर आप, चल मैं इधर बता ही देता हूँ, मैं असल में शेप पहले पढ़ाना चाह रहा था, सही है। शेप की अगर मैं आपको बताऊँ ना, इनकी शेप मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, याद रखें। इनकी शेप अगर मैं बताऊं तो जनाब आप ये देखें कि वो ये हैं जी क्वानोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, और इनका ये कॉलर नुमा एक स्ट्रक्चर होता है, सही है, और यहाँ से इनके फ्लैजिला निकल रहे होते हैं। ऐसे भी ये हो सकते हैं, ये भाई साहब ऐसे लंबे लंबे इस तरह इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, और ये उनका फ्लैजिलम है। और बहुत सारे फ्लैजिला भी हो सकते हैं, सिर्फ वो जरूरी नहीं कि एक ही हो। मसलन ये जो मैंने ट्राइकोनिम्फा बनाया, इसके 100 से ज़्यादा फ्लैजिला होते हैं, सही है जी। तो एक फ्लैजिलम भी हो सकता है, दोनों साइडों में भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप में मूवमेंट के लिए कौन सा चीज़ है? फ्लैजिलम, सही समझ रहे हैं ना जी बात को। और इसके अलावा अगर, और ये बिल्कुल ऐसे गोल भी हो सकते हैं, और उनके गिर्द फ्लैजिला भी हो सकता है। मसलन ये लिशमीनिया, ट्रिप्नोसोमा, ये ट्रिप्नोसोमा की एग्जांपल है, सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी शेप। अब आते हैं पैरासाइटिक में, तो मैं आपको ये 2 बताना चाह रहा था, सही है जी। तो इसको हम कहते हैं फर्ज के, ये है ट्रिप्नोसोमा, और इसको हम कहते हैं लिशमीनिया। ये एक ब्लड पैरासाइट है, हमारे अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी बीमारी लिशमीनियासिस एक बीमारी है, वो काज करता है। और ये ट्रिप्नोसोमा हमारे अंदर काज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर भी एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई और ट्रिप्नोसोमा ब्रूजाई इन्फेक्शन, इसको चागाज डिजीज और सरा कहते हैं, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा एवनजाई, ये सरा काज करता है कैमल्स के अंदर,
ये भी एक बीमारी है। तो बताने का सिर्फ ये ब्लड से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं और ये ऐसे टॉक्सिन्स, ऐसे जहर प्रोड्यूस करते हैं जो जहर आरबीसीज को डैमेज नहीं, जो आरबीसीज को डैमेज करते हैं। ये ऐसे जहर पैदा करते हैं जो रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की वो कैपेसिटी कम हो जाती है, आरबीसीज बहुत सारे फटते हैं, जॉन्डिस हो जाता है और 100 मसले मसाइल है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो भी आपको पता चल गया ट्रिप्नोसोमा एक ऐसा प्रोटोजोन पैरासाइट है, एक ऐसा ज़ूफ्लैजिलेट है जो कि इंसानों के अंदर भी स्लीपिंग सिकनेस, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। अच्छा जी, ये आपको लगे, और ये पैरासाइट्स, ये पैरासाइट ये ब्लड में रहते हैं, ब्लड से फूड लेते हैं और जहर पैदा करते हैं जो हमारे ही आरबीसीज को मारता है। तो ये है बेटा जी असल में। अब मजे की बात सुनो, अच्छा अमेबा के गिर्द मुझे एक बड़ी जहन में एक बात याद आ गई, पुरानी है। अमेबा की तरह के सेल्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, बताओ कौन से, जिनकी कोई शेप नहीं होती, जो इधर उधर करके मूव कर सकते हैं। कहते हैं, कहा यह जाता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इसी तरह के सेल्स से ही आगे बने हैं। किताब में नहीं लिखा, वैसे एक जगह पे पढ़ा था तो मैंने आपको बता। अच्छा जी, समझ रहे हैं ना जी बात क्यों? शेप भी आपको पता लग गई, उनका खाने का अंदाज भी पता लग गया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीशन, अगेन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है, शेप भी आपको पता लग गई, रिप्रोडक्शन अगेन बाइनरी फिशन है उसकी तरह, और हैबिटेट ये बेसिकली मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं। तो ये मोस्टली जो इनमें से पैरासिटिक हैं वो तो अपने अपने होस्ट पे रहेंगे, बाकी पानी में भी और समंदर के पानी में भी होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक अभी मेरे दिमाग में अभी बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आ गई थी। हाँ, ये जो ट्रिप्नोसोमा है ये बीमारी काज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अच्छा, ये आता कैसे है? देखिए ना, जिस तरह मच्छर की तरफ से हमारे प्लाज्मोडियम शरीफ आया था, प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोन है लेकिन वो इस ग्रुप का नहीं है, वो एपीकम्प्लेक्सन हम बात करेंगे, सही है। तो ये कैसे आया बेटा? एक फ्लाई होती है सेटसी फ्लाई, क्या होती है? TSE, ये एक फ्लाई। ये मैं इसलिए लिखा है, किताब में तो सीधी सीधी बात लिखी हुई है, पर ये इसलिए लिखा है आपको ये MCQ लाजमी आएगा, तो यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। तो जनाब अली, ये सारा कुछ पता लग गया, बाइनरी फिशन, इनकी भी रिप्रोडक्शन है, सारा कुछ हमें आइडिया हो गया। अब इनका एक और ग्रुप है ये वाला जिसके बारे में हम बात करना चाह रहा था मैं, इनको हम कहते हैं क्वानोफ्लैजिलेट्स। क्या कहते हैं भाई? ये मूव नहीं करते। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सेसाइल है। सेसाइल का मतलब क्या होता है? दे डू नॉट मूव, दे आर सेसाइल। सर फिर ये फ्लैजिलम शरीफ का क्या फंक्शन है? हैं भाई, ये ज़मीन के साथ या पत्थरों के साथ, या आपकी किताब में जिस तरह डायग्राम बनाए हुए एक छोटा सा ऐसे स्टैक्स है और उसके साथ तीन जो है ना वो ये जुड़े हुए हैं, ऐसे ही है ना, और 3-4 होंगे, समझ रहे हैं ना बात को? इस तरह मैं बनाने चाहता एक ही काफ़ी है। ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं इसकी साइडों पे, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। ये तौलिए के ऊपर जिस तरह दाने नहीं होते वैसा स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपने पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी, विलाई और माइक्रोविलाई, फर्स्ट ईयर, अभी भी पढ़ना है आपने। कहाँ पढ़े थे गधे? 9th क्लास की बायो के अंदर, सही है जी। अच्छा, ये एक जगह पे रहता है, इसका फ्लैजिलम बीट करता है खड़ा खड़ा, समझ गए? जब फ्लैजिलम बीट करता रहता है ना तो पानी इधर को आता है, जब पानी इधर को आता है उसमें फूड पार्टिकल्स भी आते हैं। भाई देखो ना, आप खड़े खड़े अपना हाथ ऐसे मारी जाएं तो पानी आएगा ना, एक साइड से वाटर करंट तो जनरेट होगी ना पानी के अंदर जो खड़े हैं, तो आप इस तरफ आ जाए, पानी इधर से आता जाएगा। तो जब पानी आएगा तो उसमें बहुत सारे फूड पार्टिकल्स भी आएंगे। तो बेसिकली दे आर सेसाइल, दे आर अटैच टू द सॉइल और सरफेसेस और स्टोन्स और रॉक्स वगैरह। So their flagella they keep on beating and they produce a water current, and the water current मतलब करंट नहीं, water wave, करंट का मतलब ये है, पानी उनकी तरफ आता है। तो food particles also come in that water current, जिनको ये उसी तरीके से अपनी बॉडी में absorb कर लेते हैं दबा। हाँ जी, समझ आ गई जी बात की? तो ये आपको लग गया पता बेटा। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट प्लीज टेल मी। ये सीलिएट्स भी पढ़ लेते हैं, वो बड़ा आसान सा है, छोटा सा है, कोई इतनी बड़ी बात उसमें है नहीं। तो सीलिएट्स जो अगर हम बात करें बेटा, अगेन हम कहते हैं जी, इधर ही बना देता हूँ,
तो ये देखें जी, सीलिएट्स की अगर हम बात करें तो ये तीसरा ग्रुप है और इनके गिर्द ना है ये भी यूनिसेलुलर। देखें वो चूंकि हमने अंडरस्टूड कर लिया ये भी यूनिसेलुलर है। ये सारी बातें मैं चूंकि यहां से शुरू करूंगा भाई, यूनिसेलुलर हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं, दूसरों को खाते हैं उसी तरीके से ही जिस तरह एंडोसाइटोसिस के तरीके से। ये मूवमेंट इनकी सीलिया की मदद से होती है। कैसे अभी मैं डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके गिर्द सीलिया एज सच नहीं भी होते, वो रुके रहते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा एक्सक्रीशन इनकी भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से है। इनकी शेप, इनकी एक फिक्स शेप होती है, अमेबा की कोई खास शेप नहीं थी। इनके गिर्द ना एक पेलिकल होती है, एक कैविटी होती है जो इनके सेल्स ने खुद ही बनाई होती है। वो जो कैविटी है ना वो इस सेल की शेप को मेंटेन रखती है। समझ गए बात को। अब ये सेल वॉल नहीं है इनकी, क्योंकि देखें ना जी सेल वॉल तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में होती ही नहीं है। एनिमल लाइक को एनिमल लाइक कहते क्यों है? सही है जी। तो ये अगर आप गौर करें, ये उसका फर्ज किया न्यूक्लियस है जी, ये बहुत सारे फूड वैक्यूल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पर ये कुछ सीलिएट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी है उसके गिर्द बहुत सारे बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये छोटे छोटे बाल की तरह के स्ट्रक्चर को हम सीलिया कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये ओरिजिनली किस चीज़ के बने होते हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। इसको आप जाके FSC सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं। लेकिन ये बीट करते हैं, किस तरह से बीट करते हैं? ये सारे एक ही टाइम पे बीट नहीं करते, ये ग्रुप्स की शक्ल में बीट करते हैं। उसके हिसाब से जो ये ऑर्गेनिज्म है ये मूव इधर उधर करता रहता है। सही है। तो मूवमेंट भी हमें इनकी समझ आ गई। उसके बाद शेप, रिप्रोडक्शन, अगेन बाइनरी फिशन एज वेल। हैबिटेट, ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मरीन इन्वायरमेंट में भी होते हैं जनाब। इतनी सी बात, ठीक है। तो आगे कुछ ये देखिए, ये एक ऐसा है जो मूव नहीं करता, सेसाइल सीलिएट, यानी ऐसा सीलिएट है जो खड़ा ही रहता है, और एक साइड पे पैरामीशियम है जो मूव करता है। तो आपको डायग्राम्स भी पता लग गई जनाब। कोई सवाल है?